हेलो फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज़ अंसारी। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपके लिए एक न्यू यूनिट लेकर आया हूं दोस्तों। और इस यूनिट का नाम है द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, पहले इसका इंट्रोडक्शन समझना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो यूनिट है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स में आती है। आपको पता है थ्योरेटिकली 40 मार्क्स की मैक्रो है इन 12th CBSE एग्जामिनेशन, और 40 में से ये जो यूनिट है ना, ये 12 मार्क्स की है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें डायग्राम्स भी हैं, इसके अंदर थ्योरी भी है और ये कॉन्सेप्ट इजी भी है। स्टेप बाय स्टेप आप इनकी क्लासेस लेते रहिए और आपको ये वाले जो 12 मार्क्स हैं आपके पक्के हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताना ये ज़रूरी है। जैसे आपको याद होगा कि मैंने लास्ट यूनिट पढ़ाई थी मनी और बैंकिंग। तो दोस्तों जब हम वहाँ पर लिखते हैं ना मनी और बैंकिंग, तो हमारे माइंड में एक बात क्लिक कर जाती है, क्या कि हाँ यार हमें मनी के बारे में पढ़ना है, हमें बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। मगर यहाँ पर थ्योरी ऑफ इनकम, मैक्रो में जब भी हम इनकम लिखते हैं तो हमारा मतलब होता है नेशनल इनकम या इन अदर वर्ड्स GDP। वैसे नेशनल इनकम और GDP में डिफरेंस होता है, लेकिन इस यूनिट में इनकम मीन्स नेशनल इनकम और GDP दोनों से लिया जाता है। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जानते हो वर्क, रोजगार। ठीक है, ये जो यूनिट की हेडिंग है ना थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अलग है। इस यूनिट का एक नाम और है, इस यूनिट को हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। और मैं यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग से पहले आपको जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, ये बड़ा ज़रूरी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि नेशनल इनकम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मगर दोस्तों उस नेशनल इनकम और इस नेशनल इनकम या GDP में डिफरेंस है। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ, वो था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। वहाँ पर हमने मेथड्स पढ़े थे। नेशनल इनकम में क्या होता है, क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता, क्या होती है, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पर हमें नेशनल इनकम क्या है वो नहीं पढ़ना, यहाँ पर हमें पढ़ना है द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, मतलब द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, द लेवल ऑफ GDP इन द इकोनॉमी विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट। कि इकोनॉमी में जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मली आपने न्यूज़ में सुना होगा हमारा GDP इतना है, हमारे GDP की ग्रोथ रेट इतनी है, हमारा GDP वर्ल्ड में नंबर 4 पर आ गया है। ठीक है ना, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, तो हम ये पढ़ेंगे। और दोस्तों उससे भी मैं आपको एक आसान बात बताता हूँ। जो मैंने यूनिट है उसका मतलब समझा दिया, मगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने माइक्रो पढ़ी होगी, तो माइक्रो में आपने मेन चीज़ें क्या पढ़ी? डिमांड, सप्लाई, और देन उसके बाद में मार्केट इक्विलिब्रियम। क्योंकि डिमांड बायर, सप्लाई सेलर, और इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का सेटलमेंट। इस यूनिट के अंदर भी हम पता है क्या करेंगे? नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम। और उसके बाद अलग से और कॉन्सेप्ट्स, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैं अभी आपको वहाँ पर नाम लिखूंगा तो न्यू कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों 2-3 मिनट के इंट्रोडक्शन में आप समझ गए ना यूनिट हमारी क्या है। अच्छा, सेकंड बुक के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो पहली यूनिट कौन सी थी हमारी? नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट। दूसरी क्या थी? मनी एंड बैंकिंग, थर्ड वन। तो वी कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो है ना, ये इसे हम क्या कह सकते हैं? हम इसको यूनिट नंबर 3 कह सकते हैं। और दोस्तों अब मैं इसकी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन देने के बाद अब मैं इसके पहले पॉइंट को उठाता हूं, जिसका नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो दोस्तों अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस यूनिट को थ्योरेटिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, उसके बाद पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई, उसके बाद करेंगे इक्विलिब्रियम। आज नहीं होगा ये, आज तो हम एग्रीगेट डिमांड भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये एग्रीगेट डिमांड के बारे में लंबा सा कॉन्सेप्ट है, उसे पढ़ेंगे, फिर डिमांड कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई कंप्लीट होगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा। ये 3-4 क्लासेस है, समझ लो। ये पहले के एपिसोड हैं और इक्विलिब्रियम क्या होगा? महा एपिसोड। जानते हो ना, महा एपिसोड आता है ना TV चैनल्स पर सीरियल में कि सैटरडे को देखो 2 घंटे का महा एपिसोड। तो ये इक्विलिब्रियम तो जब आएगा जब पहले आप इन दोनों को समझोगे। तो अब हम यहाँ से अपना एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड। और जब आप अपनी बुक में देखोगे ना तो इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका भी नाम पता है क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस यूनिट का, मैं यूनिट वाइज कराता हूँ, चैप्टर वाइज नहीं कराता, क्योंकि अलग अलग राइटर्स की बुक में चैप्टर्स अलग अलग नंबर पर होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या स्टार्ट कराता हूँ? मैं यहाँ पर स्टार्ट कराता हूँ दोस्तों एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, वैसे तो डिमांड आप माइक्रो के अंदर पढ़ चुके हैं, बट एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सोचना पड़ेगा। पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड क्या है?
आपने, मैंने, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, मेरे नेबर्स, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की होगी ना, अगर हम उन सबको जोड़ लेना तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड की अगर हम पहली बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, मैं लिखता हूं यहां पर, लिखने से ज्यादा समझ में आएगा, द सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और आगे डॉट डॉट लिखकर मैं बोल देता हूं, द सम ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर होता है, लेकिन 1 ईयर से बेटर है यहां पर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हो सकता है कि हम एग्रीगेट डिमांड को स्टडी कर रहे हो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली। ठीक है। तो दोस्तों एग्रीगेट डिमांड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगी? जैसे आप याद करो, माइक्रो पर डिमांड क्या थी? माइक्रो पर डिमांड क्या थी? डिमांड रेफर्स द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, विच कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, मगर किसको? एक ही कमोडिटी ना, इसलिए तो माइक्रो में थी। यहां पर क्या है? द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, सारी गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे अगर मैं ये चाहता हूं, अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी फैमिली ने 1 मंथ में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की, तो जिसने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड की उसको ऐड कर लो। अब ये सुनते सुनते आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये इतने सारे लोगों की डिमांड को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, उनका सम कैसे करेंगे? यहाँ तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं और उन्होंने पता नहीं कितनी चीज़ों की डिमांड की है इन गिवन पीरियड, और कौन क्या रिकॉर्ड रखेगा क्या? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे बता दो, आपने लास्ट मंथ में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की? आपको पता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या उसको काउंट करते हो, लिखते हो? पता नहीं कितनी चीज़ों की आपने डिमांड की होगी, आपकी फैमिली ने कितनी चीज़ों की डिमांड की होगी। तो इस तरह से तो मैक्रो लेवल पर एग्रीगेट डिमांड को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। मगर हाँ, डेफिनेशन तो यही होगी कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स द सम ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो कितना भी है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, मेज़र तो करना पड़ेगा ना, मेज़रमेंट तो करना पड़ेगा। तो देखो, मेज़रमेंट जब हम करेंगे तो एक तरीका है, जब भी हम डिमांड करते हैं दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हम उस गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। सोचो, मेरे पास जैसे कार है, बाइक है, मान लो, पेट्रोल, डीजल या CNG वगैरह अगर मुझे चाहिए तो मैं वहाँ जाऊँगा और मैं उनसे भरवाया और मैंने उनको पैसे दे दिए। जैसे मान लीजिए बाइक में पेट्रोल डलवाना है मुझे, मैं ये देखना चाहता हूँ मैंने 1 महीने में कितने लीटर पेट्रोल की डिमांड की। क्या करूँ? या तो जब भी मैं पेट्रोल डलवाने जाता हूँ राइट डाउन करता रहूँ, लिखता रहूँ, लेकिन कोई नहीं करता। क्या तरीका है भाई? 1 मंथ में आपने पेट्रोल के ऊपर कितने रुपये खर्च किए? बिल तो ले सकते हो ना, बिल देख लो। इतने आपने देखा, हाँ भाई मैंने इस महीने में 1000 रुपये के पेट्रोल की डिमांड की। तो मतलब आपने जो पेट्रोल की डिमांड की वो लीटर में नहीं पता लगी, मगर किस में पता लगी? रुपीज़ में। क्यों पता लगी? क्योंकि आपने पेट्रोल पर उतने रुपये खर्च किए। मेरा मतलब सिंपल सा ये है, वेन एवर यू वॉन्ट टू डिमांड यू हैव टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप डिमांड करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, मैक्रो लेवल पर एग्रीगेट डिमांड की जो दूसरी बात है ना, वो ध्यान रखना कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर किया है गुड्स एंड सर्विसेज पर, दैट इज इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड। जैसे इजी ले लो, मैंने आपसे क्या कहा, जैसे आपकी फैमिली ने लास्ट मंथ में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की, नहीं पता यार, याद नहीं है, लेकिन हाँ एक काम तो कर सकते हो ना, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लो। एजुकेशन पर इतना हुआ, हेल्थ पर इतना हुआ, फूड पर इतना हुआ, रेंट पर इतना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पर इतना हुआ, ठीक है ना। ये सारे खर्चे जो हैं वो आप ऐड कर लो, पता लग जाएगा आपने इतने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की। तो मैक्रो पर यूनिट्स के अंदर डिमांड को मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैक्रो में याद रखना एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो थर्ड वन इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर।
और वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर। दोस्तों याद होगी जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी क्लास नंबर 2 में ही मैंने कहा था कि ये देख लो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर जो करते हैं वही एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। दो एक्सपेंडिचर होते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फाइनल में ही इंक्लूड होता है, इसलिए फाइनल एक्सपेंडिचर की जो होते हैं उसी को हम काउंट करते हैं। अब मैं आपको एक पुरानी बात भी याद दिलाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मेरे बच्चों याद करो, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हम अपनी इकोनॉमी को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा से बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा। इंपॉर्टेंट बात है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर, according to the final expenditure an economy is divided into four part। H for household consumer है, firm producer है, government है, rest of the world abroad है, जिससे हम import export करते हैं। और ये सब क्या करते हैं, ये सब final expenditure करते हैं। अब देखो हमने क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर, हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं हाउस होल्ड वाले वो क्या कहलाता है, सी, कंजम्पशन। सी फॉर कंजम्पशन, समझे ना, सी रेफर्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और याद है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड हमारा एक्सपेंडिचर है जो हम अपनी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करते हैं। चलो, फर्म भी एक्सपेंडिचर करती हैं, तो फर्म का जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहलाता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, वही इन्वेस्टमेंट है। द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी एसेट्स के ऊपर जो पैसा किया, मगर ये हाउस होल्ड ने किया, ये फर्म ने। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको हम डिनोट करते हैं जी फॉर गवर्नमेंट। और एब्रोड से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे या परचेज करेंगे, इट मीन्स कि एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों एक्सपोर्ट से पैसा आएगा और इंपोर्ट से पैसा जाएगा। एक्सपोर्ट से आएगा ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से, एक्स माइनस एम, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि एक ही सेक्टर की बात है, एक्सपोर्ट से पैसा आता है तो आने वाले में से जाने को माइनस करो। अब ये क्या हो गए, अब देखो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स द सम ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। कितना लोगों ने एक्सपेंडिचर, कितना लोगों ने डिमांड की पता नहीं, लेकिन हाँ एक्सपेंडिचर किया होगा। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होता है, 4, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या बोलेंगे, नेट एक्सपोर्ट। अब ये चारों पता है क्या कहलाते हैं, ये चारों कहलाते हैं कंपोनेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, चारों कंपोनेंट्स। वन मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स, घटक, संगठक, पार्ट, तो ये 4 पार्ट्स हैं। कंजम्पशन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। दोस्तों आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर्स की बात होती है। आपके सिलेबस में कितने सेक्टर्स की बात हो रही है, 2 सेक्टर्स की बात है, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत बाद में बता दूंगा। तो मानकर चलना कि वी विल स्टडी ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू 2 सेक्टर एग्रीगेट डिमांड इज जस्ट इक्वल टू द सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एग्रीगेट डिमांड उसके कंपोनेंट्स आपको बता दिए। अब मेरे बच्चों जैसे माइक्रो में याद करो, आपको माइक्रो के अंदर डिमांड मेनली डिपेंड करती थी किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। याद करो माइक्रो में डिमांड, सप्लाई या जो भी डिमांड डिपेंड करती थी वो नॉर्मली प्राइस पर। बट दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स, ये डिपेंड्स करेगी किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। इनकम के साथ साथ कभी कभी पता है क्या, इनकम के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वर्ड भी लिखा होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन मेन वर्ड अभी इनकम है, वैसे दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। लेकिन देखो ये बातें अभी पहली क्लास है इस यूनिट की, आज ही सारी बातें समझ में नहीं आ जाएंगी। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट।
सिमिलर वर्ड मानकर अभी चल रहे हैं, रीज़न आपको बाद में पता लगेगा, अभी ज़्यादा डीपली हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, जैसे माइक्रो में प्राइस पे, मैक्रो पे किस पे, इनकम के ऊपर। और कैसे रिलेटेड होती है इनकम से, इनकम विच इज़ डिनोटेड बाय वाई, इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। इनकम से एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट मीन्स कि एज द लेवल ऑफ जीडीपी, अच्छा वाई का मतलब क्या है, लेवल ऑफ इनकम, इनकम को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जीडीपी, एंड जीडीपी इज डिनोटेड बाय वाई। वाई से एक वर्ड आता है यील्ड्स, YIELDS, यील्ड्स। यील्ड्स का मतलब होता है अर्न करना, और जो हमने अर्न किया होता है वो इनकम है। इनकम को इकोनॉमिक्स के अंदर आई से डिनोट नहीं करते, क्योंकि आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं। इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, और यहाँ पर मैक्रो में इनकम का मतलब है नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू GDP। इनमें डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस को इग्नोर कर दिया है हमने। तो पॉजिटिव रिलेशन है, एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो राइजेज। मेरे दोस्तों एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना। अभी तो मैं आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 2021 में कर रहा हूँ, और लॉकडाउन के दिनों में ही कर रहा हूँ। तो अब लॉकडाउन के दिनों में क्या है, कई लोग हैं जिनकी इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हो गई, या जैसे ठीक है अब इनकम कम हो गई तो उनकी डिमांड का लेवल भी क्या हो गया, कम हो जाएगा मार्केट में। लेकिन जब ये अनलॉक हो जाएगा, वापस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने लेवल पर आ जाएंगी, नॉर्मल सिचुएशन आने लगेगी, तो क्या होगा, द लेवल ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो राइजेज। मतलब देयर इज द डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। समझे ना दोस्तों। एग्रीगेट डिमांड को जब मैं बुक में देखता हूँ तो बुक वाले क्या करते हैं, मैं कई बुक्स मैंने देखी है, स्टडी की, तो क्या करते हैं, अब इतना तो समझाते हैं, उसके बाद में एग्रीगेट डिमांड को ना की शेड्यूल डायग्राम बनाते हैं। मगर मेरे दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा, एग्रीगेट डिमांड को अब हम यहाँ पर इतना ही छोड़ देंगे, और इसको हम बाद में पिकअप करेंगे। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इक्वल टू C+I। तो वी हैव टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन C एंड I। अब हम C को डिस्कस करेंगे। अब हमारा C वाला कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन है, पहले हम कंजम्पशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद में C और I को ऐड करके हम एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल बना देंगे। बुक वाले क्या करते हैं, पहले ही बना देंगे, C बना दिया। अब C समझाया तो नहीं, कंजम्पशन तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, 2-3 क्लास लगेंगी उसके अंदर। तो इन्वेस्टमेंट भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब तक आप C I सेपरेटली स्टडी नहीं करोगे तो आप वो शेड्यूल अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आप बुक में पढ़कर देख लेना, आपको अजम्पशंस लगेंगे कि हाँ यार बना दी, कैसे बना दी आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब हम बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कैसे बन रही है। समझे दोस्तों। तो अभी हम इसके शेड्यूल और डायग्राम की बात नहीं करेंगे। और जो मैंने अभी आपको बता दिया शॉर्ट में, मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट है, सेकंड बुक की मैक्रो की थर्ड है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन भी बोला जाता है इसको। लेकिन इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और अदर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हैं। 12 मार्क्स की है ये, प्रेजेंट CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 मार्क्स की एक बुक है, क्योंकि 20 तो आपका प्रैक्टिकल है, तो मैक्रो कितने की हुई 40, 80 में से हाफ, 40 में से ये 12 मार्क्स का है। थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल भी है, इजी कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि अभी तक आपको इजी लगा होगा। हमने एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट कर दिया, डेफिनेशन आपको बता दिए, 2 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब कंपोनेंट्स हमारे वैसे तो 4 हैं। और मेरे दोस्तों जो भी मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, वैसे मुझे बताना तो शुरू में चाहिए, क्योंकि सभी वीडियोस वाले यही करते हैं, स्टार्टिंग में अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में करता हूँ। पहले पिक्चर देखो, उसके बाद में कमेंट करो, लाइक करो और कॉल करो। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ कि ये जितना भी स्टडी मटेरियल इसका आपको मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगा। सभी को प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से खुद ही पढ़ते हैं, मेरे सामने बैठकर पढ़ते हैं, तो उनको तो सबको ये मिल जाते हैं। बाकी लोग भी मुझे कांटेक्ट करके मेरे मेल आईडी पर या मुझे व्हाट्सअप करके या कॉल करके मुझसे ये नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो क्या है, 9810258448, और इम्तियाज़ अंसारी मेरा नाम है। तो इम्तियाज़ अंसारी के आगे 090@gmail.com, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, मगर मैं आपको नेक्स्ट क्लास का प्री कैप दे रहा हूँ। सीरियल में रिकैप दिखाते, मैं यहाँ पर आपको प्री कैप दे रहा हूँ, कल क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में अब हम कंजम्पशन को पिकअप करेंगे और पूरे कंजम्पशन के बारे में
पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, डायग्राम भी पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजम्पशन, 2 या 3 क्लासेज इसकी रहेंगी। तो समझे ना दोस्तों, अभी हमने सिर्फ एक पार्ट उठाया है और उस पार्ट के भी अब हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पार्ट को स्टडी करेंगे। देन आई उसके बाद अगेन एग्रीगेट डिमांड और फिर उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए क्लास के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। होप कि ये एक मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है कि आप सीरियल बाई स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीरियल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 देखेंगे। ठीक है ना, तब आपको 100% समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।